नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ऑफिस पर चल रही बैठक खत्म हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बाहर निकले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी कार्यालय से निकले। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी कार्यालय से बाहर निकले हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था बैठकों का दौर, जो लगातार चल रहा था। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यालय से बाहर निकले। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी कार्यालय से निकले हैं। सुबह 10 बजे से ही बैठक चल रही थी और बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद थे। बीएल संतोष जो पहले से ही लगातार वहां पर मौजूद हैं और एक के बाद एक सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पदाधिकारी के साथ साथ मंत्रियों से भी बैठक कर रहे हैं बीएल संतोष। तो आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे से बैठक चल रही थी। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और धीरे धीरे सभी पदाधिकारी पार्टी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। तो बीजेपी ऑफिस पर बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक से बाहर निकले हैं, यानी कि ऑफिस से बाहर निकले हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी कार्यालय से बाहर निकले। लखनऊ से खबर आ रही है, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी कार्यालय से बाहर निकले। सुबह 10 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ था, जो अब खत्म हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, बीजेपी ऑफिस पर जो बैठक चल रही थी फिलहाल खत्म हो गई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक से बाहर निकले हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी बाहर निकले हैं। और एसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। एसके वाजपेयी, सुबह 10 बजे से ही बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ खास रहा? तो एसके वाजपेयी से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी कार्यालय में सुबह 10 बजे से लगातार बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो कि कार्यालय से बाहर निकले हैं। वहीं बीएल संतोष जो लगातार बैठक ले रहे हैं, वो बाहर निकले हैं। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ खास रहा? एसके वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बैठक खत्म हो चुकी है, सुबह 10 बजे से ये बैठक चल रही थी, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6:30 से ज्यादा समय तक ये बैठक लगातार चलती रही, जिसमें बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में किस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन पर लगातार चर्चा हुई। पंचायत चुनाव के दौरान जो परफॉर्मेंस आई है, उस पर भी फीडबैक लिया गया। साथ ही साथ में कई मंत्रियों के साथ भी बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने चर्चा की। साथ ही साथ उनका फीडबैक लेने के बाद ये बैठक समाप्त हुई है। तो निश्चित है कि अब ये बैठक समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं एक फीडबैक लेने की कोशिश की गई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीजों को बेहतर किया जाए और 2017 की परफॉर्मेंस को 2022 में दोबारा से दोहराया जाए। साथ ही साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो ब्लॉक प्रमुख है, उस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, इसको लेकर ये फीडबैक तय हुआ। साथ ही साथ अब चूंकि ये अगली बैठक जो है वो 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जहां पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उन सभी का बैठक होगी वहां पर। बैठक के साथ ही शाम का भोजन भी वही होगा, जिसके बाद जो अभी तक का फीडबैक आया है वो मुख्यमंत्री को बताया जाएगा और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी, जिसमें बीजेपी सरकार और साथ ही साथ में संगठन के बीच किस तरीके से सामंजस्य हो, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए, इन विषयों को लेकर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर बैठक जो चल रही थी, बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। सर, बैठक हो रही है, आज पता चल रहा है कि ये बैठक हो रही है। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी आए हुए हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सभी प्रदेशों में नियमित रूप से प्रवास पे ऐसे जाते रहते हैं। तो उसी प्रवास के क्रम में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आए हुए हैं। संगठन के कार्यों के लिए आगे कैसे कार्य विस्तार होगा, किस तरीके से, ऐसी योजना बैठक। जनता पार्टी की नियमित बैठकें होती हैं और उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का, प्रभारी जी का प्रवास है और उसमें हमारी संगठन के अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्रियों की ऐसी बैठकें हैं और हमें लगता है कि अपने सेवा कार्यों की एक समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में अपनी बैठकें होने जा रही हैं। क्या संगठन में कोई बदलाव होने जा रहा है किसी तरीके का? अभी हमारी तो बैठक है और बैठक में ऐसा तो कुछ अभी यहाँ से कुछ ऐसा
तो बैठक में संगठन को लेकर लगातार मंथन चल रहा था, जो कि फिलहाल खत्म हो गया है। लेकिन आपको बता देंगे एक और बैठक शुरू होने वाली है, और वो बैठक है बीजेपी दफ्तर के बाद सीएम आवास पर। सीएम आवास पर 7:30 बजे बैठक होने जा रही है। बीएल संतोष, सुनील बंसल शामिल होंगे इस बैठक में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के पार्टी कार्यालय में बैठक खत्म हो गई है, लेकिन शाम 7:30 बजे, अब से कुछ ही देर बाद, सीएम आवास पर बैठक फिर से शुरू होगी और सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। एस के वाजपेयी, जैसे कि हमको पहले ही बता चुके हैं। एस के वाजपेयी, बताइए कि 7:30 बजे फिर से बैठक का आयोजन किया गया है, क्या खास रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से आज बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी थे, साथ ही साथ जो सेक्टर अध्यक्ष थे, उनके साथ ये बैठक हुई है, जिसमें फीडबैक लेने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से संगठन और सरकार को बेहतर तरीके से करके जो लोगों की नाराजगी है उसको दूर किया जाए। साथ ही साथ में जो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, साथ ही साथ जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। उसके अलावा 2022 के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए बीजेपी की, किन चीजों को लोगों को लेकर लोगों के बीच लेकर जाना चाहिए, कैसे बीजेपी अपने कैंपेनिंग को शुरू करे, इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। क्योंकि ये पूरा फीडबैक पिछले 12 घंटों का बीजेपी के पदाधिकारियों के पास है। अब अगली बैठक अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी, जहां पर इन सभी विषयों के साथ जो विषय अभी की बैठक में आए हैं, इन पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और कहीं न कहीं एक चर्चा होगी इस पर कि किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए। जिसके बाद एक भोजन का कार्यक्रम होगा, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ही होगा और वहीं पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बीएल संतोष हैं, उसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, वो सभी इस बैठक का हिस्सा होंगे और कहीं न कहीं एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी कि संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बनाते हुए किस तरीके से 2022 की रणनीति को पूरी तरीके से पूरा किया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी कार्यालय में फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। शाम 7:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई है, 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मेरठ में शूटिंग रेंज के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि का प्रस्ताव पास हुआ है। 18+ के लिए वैक्सीन उपलब्धता का प्रस्ताव भी रखा गया था। एसजीपीजीआई में डायबिटीज केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव भी पास किया गया है। वहीं बाल सेवा योजना के आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव पास किया गया, यानी कुल 8 प्रस्ताव पास हुए हैं। वहीं और भी कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। और इस बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायत चुनाव के दौरान मृत कर्मचारियों के लिए फैसला आया है। पीड़ित परिजनों को मिलेगी 30 लाख की आर्थिक मदद। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। ड्यूटी पीरियड को अब 30 दिन माना गया। तो पंचायत चुनाव के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। ड्यूटी पीरियड को अब 30 दिन माना जाएगा। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव के दौरान जिनका निधन हो गया था, उनके परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि 4 जून से यूपी में सीरो सर्वे शुरू होगा। सीरो सर्वे से लोगों में एंटीबॉडी का पता चल सकेगा। कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी, इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो सीरो सर्वे में लोगों में एंटीबॉडी का पता चल सकेगा कि आखिर कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी, इसकी जानकारी मिलेगी। तो नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि 4 जून से यूपी में सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है। बताना है कि प्रदेश सरकार जो है 4 जून से सीरो सर्वे भी करा रहा है, ताकि ये अंदाज लग जाए कि प्रदेश में एंटीबॉडी की क्या स्टेट है, हर्ड इम्यूनिटी कितनी बन गई है
उससे जो है बीमारी के बचाव में भी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ तो एक बार आपको फिर से बता दें कि 4 जून से यूपी में सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है और इस सर्वे से ये पता चलेगा कि लोगों में एंटीबॉडी का पता चल सकेगा कि एंटीबॉडी बनी कितने लोगों में बनी है, इसकी जानकारी मिलेगी इंजेक्शन के बाद। यानी ये ज़रूरी होता है कि ये पता करना कि लोगों के अंदर एंटीबॉडी जो है वो किस तरीके से निर्माण हो रहे हैं, कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है, इसकी जानकारी मिलेगी। और इसके लिए सीरो सर्वे का शुभारंभ होने जा रहा है। 4 जून से यूपी में सीरो सर्वे शुरू होगा। और एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस के वाजपेयी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी जो प्रदेश कार्यकारिणी साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच बैठक हो रही थी, वो बैठक समाप्त हो चुकी है। हालांकि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर के जो भी घटनाक्रम है उन पर अपडेट किया गया, बीजेपी अपनी रणनीति बनाए उस पर चर्चा हुई। जो ये प्रदेश पदाधिकारी थे, जो सेक्टर पदाधिकारी थे, उनके साथ में फीडबैक किस तरीके से आया है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर ये चर्चा की गई। जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने मीडिया को जानकारी दी कि हमने संगठन को लेकर किस तरीके से बेहतर तरीके से काम किया जाए, कैसे लोगों के बीच जाया जाए। जो विषय है, चाहे वो 2022 का इलेक्शन हो या फिर उसके अलावा जो उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, उन सभी विषयों पर हमने मंथन किया और मंथन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। तो निश्चित है इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने जानकारी दी और जानकारी देने के बाद अब सभी पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। तो निश्चित है कि अब ये दूसरी बैठक वहां पर होगी जिसमें मुख्यमंत्री को इन सभी फीडबैक से अवगत कराया जाएगा और साथ ही साथ में आगे किस तरीके की रणनीति हो, इन विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। इसके बाद में देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बैठक तो चल ही रही है, लेकिन जहां तक सीरो सर्वे की बात कर ली जाए, नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि 4 जून से एक विशेष तौर पर इसके लिए सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और कोशिश कर रही है कि हर विषयों को जिन पर लोगों की नाराजगी है उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। जिन चीजों को लेकर कहीं न कहीं संगठन या सरकार के बीच में कोई दिक्कत है उसको ठीक किया जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा था। सुबह 10 बजे से यह शुरू हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सीरो सर्वे के द्वारा यह जानकारी मिल पाएगी कि लोगों के शरीर में एंटीबॉडी कितने बन पाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर की 4 लेयरों का काम पूरा हो चुका है। ये लेयर 12 इंच मोटी, 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी है, जिस पर फिलहाल रोड रोलर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण में करीब 40 से 45 लेयर होंगी, जिसके कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लार्सन एंड टर्बो और टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियरों के ऊपर है। फिलहाल भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, NGRI हैदराबाद, वहां के विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि धरती के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में मलबा है, डेब्रिस, उसे हटाना चाहिए और इसलिए 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा क्षेत्र मंदिर परिसर के चारों मार्क किया गया और वहां से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। बहुत गहराई तक पुराना मलबा मिलता रहा। अच्छी शुद्ध बालू मिलने में 45 फीट नीचे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड पर ACS आबकारी की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन को निलंबित किया गया है। रविशंकर पाठक को सस्पेंड किया गया है। उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल OP सिंह को भी निलंबित किया गया है। अलीगढ़ शराब कांड में नपे ये दोनों बड़े अधिकारी, दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब तक आबकारी विभाग के 7 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर। अलीगढ़ शराब कांड पर ACS आबकारी की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन को निलंबित किया गया है। रविशंकर पाठक को सस्पेंड किया गया है। वहीं उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल OP सिंह भी निलंबित हुए।
और अब तक इस मामले में 7 आबकारी विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। तो अलीगढ़ शराब कांड के लिए सांसद सतीश गौतम पूरी तरह से सप्लायर के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सांसद साहब बिना जांच के सप्लायर विजेंद्र कपूर क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? क्या अपने आप में यह सवाल खड़े नहीं करता? और सांसद सतीश गौतम अगर ऐसा कह भी रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? मैं ये आज भी दोबारा चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान रखते हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पुराने जिम्मेदार हैं, उनका इस शराब से कोई लेना देना नहीं। रही केमिकल की बात, वो सैनिटाइज खुद बनाते हैं, इसलिए केमिकल उसमें लगता है। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है, सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है। केवल दवा बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न, आबकारी विभाग अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, मैं तो केवल ये कह रहा हूं, इतने केवल शासन यहाँ की टीम को हटा के ये जो आबकारी विभाग के हैं डीओ वगैरह, इनकी जांच अलग से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे भ्रष्ट है ये, इनकी बिना मर्जी के चल नहीं सकता ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए दर्ज करती रिपोर्ट। ये आबकारी ने इसलिए करी कि हमारा पल्ला छूटे, अपना क्लीन चिट ले। इसमें सबसे भ्रष्ट हैं आबकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जो यहाँ का डीओ शर्मा, ये सब मिले हुए हैं। अगर इनकी जांच इंक्वायरी अलग से आईएएस ऑफिसर से और किसी लेवल से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ जो अधिकारी हैं इनको हटाकर इनका ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद नए अधिकारी तैनात करके, चाहे डीएम हो चाहे आबकारी विभाग हो, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इनका ट्रांसफर करके नए अधिकारी नियुक्त करके और लखनऊ से अलग पैनल बनाकर ये जांच होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। आप व्यापारी की जांच कर सकते हो, शराब माफिया की जांच कर सकते हो, इसकी टीम अलग से बननी चाहिए। अधिकारियों के लिए भी जांच, जो कि आईएएस नहीं हो, एक आईएएस की आईएएस जांच नहीं कर सकता, मामला कैडर का होता है। मैं कह रहा हूं अलग से इसकी जांच हो, और आबकारी विभाग की तो वास्तविक एक पैनल बनाकर इसकी जांच होनी। मैं बता रहा हूं, आबकारी के बिना तो चल ही नहीं सकता ये षड्यंत्र। भाई डीएम तो इस जिले का मालिक है, वो तो डीएम लेगा, डीएम क्यों नहीं लेगा जिम्मेदारी? जब अच्छा काम सिरे कोई होता है, कोई फील गुड किया जाता है तो डीएम लेता है, तो इसको भी डीएम लेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है डीएम की। लेकिन किसी व्यापारी को इस तरह से चैनलों पे बदनाम कराना प्रशासन का, ये क्रूरती अपराध है। इस तरह न कराएं, बिना साक्ष्य के इस तरह बोलना, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। ये चाहे डीएम हो चाहे आबकारी विभाग हो, किसी प्रशासन कितना भी घोड़े खोल ले, किसी भी उद्योगपति का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने खबर का संज्ञान लिया। खबर चलने के बाद हरकत में पुलिस आई है। मात्र 2 घंटे में युवक के अपहरण के मामले में कार्रवाई की गई है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं के पकड़ने के लिए लगाई गई है 5 टीम। एसएसपी संतोष कुमार सिंह का दावा है कि अपहरित युवक के नजदीक टीम पहुंच चुकी है। हमारी 5 टीम जल्द से जल्द युवक के सकुशलता बरामद करेगी। सूचना दिनांक 28/5 की शाम को मिली थी कि शाम को लगभग 6 बजे के आसपास उसी गांव के रहने वाले प्रमोद, जो बीडीसी का चुनाव जीते हैं, तथा उसी गांव का रहने वाला सौरभ, दोनों एक ही ब्यात के हैं। और सौरभ के द्वारा ये बताया गया कि अपने कुछ साथियों के साथ प्रमोद को अपनी गाड़ी में लाद करके कहीं ले जाया गया है बलपूर्वक। इस सूचना पे अपहरण का मुकदमा तत्काल दर्ज किया गया। 5 लोगों को नामित किया गया था प्रथम सूचना रिपोर्ट में, जिसमें अभियुक्त सौरभ की मां और उसकी पत्नी भी थी। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अपहृत की बरामदगी का प्रयास लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 58 में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां अनोखे अंदाज में नोएडा पुलिस ने जवान एससीपी महावीर सिंह को विदाई दी है। बता दें कि महावीर सिंह यूपी पुलिस में 40 साल की सेवा दे चुके हैं।
विदाई समारोह के दौरान थाना सेक्टर 58 में एसीपी रजनीश वर्मा और थाना अध्यक्ष अनिल राजपूत ने रिटायर्ड एससीपी महावीर को फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वहीं विदाई के दौरान एसीपी रजनीश वर्मा और थानाध्यक्ष अनिल राजपूत ने महावीर की सराहना करते हुए गाड़ी में बैठाकर धक्का देते हुए विदाई दी। इस मौके पर पुलिस के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।